गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होता है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1। 4 अंकों की कितनी होगी? तो इन बार 9 लिख लो। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंकों की 9999। अब इसको क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या लियो, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड इसके बनाने हैं। अभाज्य गुणनखंड में चाहो तो आप गुणनखंड वृक्ष बना लो या सीधा ही आप इसको भाग करते हुए चले जाओ। पहले कितने पे जाएगा? सबसे पहले ये 3 पे भाग होगा तो क्या आएगा? 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। तो आपको फिर दिख रहा है, ये तो सिंपल ही दिख रहा है कि 3 पर ही भाग हो जाएगा। अब तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर अब ये आ गया 1111। अब ये किस पे भाग होगा? 3 के लिए तो 1 2 3 4 संख्याओं का जोड़ जो है वो 3 होना चाहिए, 3 के पहाड़े का होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है। तब हम इसको 1 के साथ 1 और हम करते हैं जो विषम संख्याएं, विषम स्थानों पे अंकों का जोड़ और सम स्थानों के अंकों का जोड़ को घटा दे हैं। विषम स्थानों के अंकों का जोड़ आए 1 और 1 2, और सम स्थानों के अंकों का जोड़ भी 2 आया, उनको घटाया तो क्या आया? 0। तो ये 11 पर भाग हो जाएगा। 11 एकम 11, फिर 1 उतारा, ना जाने की 0, 11 एकम 11। 101 पहले से अभाज्य संख्या है, तो आपके पास आई अभाज्य संख्याएं कौन सी आई? 3 गुना 3 गुना 11 गुना 101 मिलाकर के सारा क्या बना? 9999। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से बने? 3 को एक ही बार ले लो, 3 11 और 101। लेकिन उसने कहा था गुणनखंडों को, उसने लिखा उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये गुणनफल को 9999 को ही व्यक्त करना है तो पूरा लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। अब सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आपके पास 0 है, और 0 हम कोई संख्या मानते नहीं है, मान लो 1 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 99 सबसे बड़ी और 10 सबसे छोटी। 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000। ये सबसे छोटी संख्या है। 5 अंक है, 1 2 3 4 5। अब इनको भी क्या करना है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसी तरह जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरह से ये भी होगा। 0 जब तक होता है तो वो सब तो 2 पर भाग हो जाते हैं। सबसे छोटे अंक पे भाग देने की कोशिश करते हैं। 2 पंजे 10, ना जान 0, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 पर चल जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, फिर 2 0 0, 2 0 0, फिर आपका फिर 2 पर चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर बच गया 1, 2 पंजे 10, 2 0 0, फिर आपके पास आ जाएगा 2 छिके 12, 12 पूरा हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब आप देख रहे हो यहाँ पर सम संख्या खत्म हो गई, 0 बंद हो गए। तो ये दिख रहा है, देखने से ही पता चल रहा है या तो ये 3 पे भाग होगा या ये 5 पे भाग होगा। देख लेते हैं। 3 पे 3 6 और 2 8, 8 5 13 भाग 3 पर भाग होने वाले सभी संख्याएं, उनका जोड़ 3 का ही गुणज बनता है। तो ये 5 पर भाग होगा। जिसके अंत में 5 होगा वो तो 5 पर भाग हो ही जाएगा। तो 5 एकम 5, फिर बच गया 1, 1 और 2 10, 5 दूनी 10,
बच गया 2, शेष बचाते चल जाओ, 2 और 5 25, बचा 25। अब फिर ये 5 पे भाग हो जाएगा, तो आपके 5 पे क्या आएगा, 5 दूनी 10, बचा 25। फिर 5 पे भाग हो जाएगा तो क्या आएगा, 5 बचा 25। और इससे आगे भाग करने की जरूरत नहीं है। तो 10,000 आपके पास किसके बराबर आया, 1 2 3 4, 4 बार तो 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 5 आया, 3 4 बार 5 आ गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये आपके पास अभाज्य गुणनखंड में इसको हमने व्यक्त कर दिया, 10,000 को अभाज्य गुणनखंड बनाए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में लिखा है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या गुणनखंड ज्ञात करने, अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड बनाने 1729 के, और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर उनको आरोही क्रम में लिखना है। पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं और फिर उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। 1729, अब ये किस पे जाएगा, किस पे भाग होगा, तो हमें देखना पड़ेगा, या तो ये 3 पे होगा, या 7 पे होगा, या फिर 11 पे होगा, या 13 पे होगा। कि विषम संख्या है तो 2 पे तो भाग होगा ही नहीं। तो ये 3 के लिए हम क्या देखते हैं, हमने विभाज्यता के नियम पढ़े हुए हैं, उसमें हमारे पास 3 से विभाज्यता के लिए लिखा हुआ है कि 3 से वही संख्याएं भाग होंगी जो उनकी संख्याओं के अंकों का जोड़ यदि 3 का गुणज बने तो हम गुणज देखते हैं। 1 और 7 8, 8 और 10 10, 10 और 9 19, 19 तो 3 पे भाग नहीं होगा। फिर हम 7 पे देख लेते हैं, 1729, 7 के भी जो गुणनखंड है, कौन भाग करेगा 7 को, हम इसको 2 इकाई में लगा देते हैं। इकाई का अंक अलग कर दें, बाकी सबको अलग कर दें। इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दें और बाकी सब संख्या में से हम घटा दें उसको, तो ये 9 दूनी 18, 18 में से इसको घटा दिया, क्या 12 में आ सके 4, 6 में से गया 5 और 1, 154। 154 में पता नहीं चल रहा हमारा को ये 7 पे भाग होगा या नहीं। फिर हम 4 को फिर कर लेते हैं, इकाई का अंक अलग कर दिया, 4 से 28, 28 को हमने कितने से 4 दूनी 8, 8 को 15 में से घटाया, 15 में से गए 7, तो आपको 7 तो पता है, 7 एकम 7, तो ये रकम 7 पे भाग हो जाएगी। तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 14 इसमें घटाया, 17 में से 14 के 3, 3 और 2 32, 7 चौक 28, 28 में आपके पास 12 में 60 के 4 और 9 मिलकर के 4 और 9 49, 7 और 9 7 7 49। तो अब हमारे को 247 देखना है। 247 भी क्या है, विषम संख्या है, यही या तो 3 पे जाएगा, 7 पे, 13 पे, 11 पे या 13 पे। 3 पे तो भाग होना होता पहले ही हो जाता, तो नहीं होगा, तो 7 पे देख लेते हैं एक बार। 247 में इकाई का अंक 7, 7 को हमने डबल किया, 7 दूनी 14, इसमें 14 घटा दिया तो आपके पास 10 आ गया। 10 तो 7 पे भाग नहीं होता, इसलिए 7 पे होना ही बंद हो गया। अब किस पे देखें, 11 पे। 11 में हम आपके पास सम संख्याओं का और विषम संख्याओं के अंकों का जोड़ करते हैं। सम स्थानों में जो अंक हैं 7 और 2 9, और विषम स्थानों में अंक हैं वो 7 और 2 9 हैं उनका जोड़, और सम स्थानों के अंकों का जोड़ 4 है, दोनों घटाया तो 5। या तो ये 11 का गुणज आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो ये 11 पे भाग हो सकता है, वरना नहीं। अब 13 के लिए करते हैं। 13 के लिए हम इकाई का अंक अलग कर दें, उसको 8 से, इसका डिविजिबिलिटी नियम जो है वो कहता है हम इकाई के अंक को 4 से गुना कर दें और बाकी शेष अंकों में जोड़ दें, तो क्या आएगा, 4 सते 28, 28 को इसमें जोड़ दिया, 8 और 4 12, 2 2 4 5, 52 बन गया। 52 में फिर आगे कर ले, इकाई के अंक को छोड़ दें, 2 चौके 8, 8 और 5 में 13, तो 13 हमारे पास भाग हो जाता है। जब हमारे पास ये संख्या भाग हो सकती है 13 पर, तो हम इसको 13 पर भाग कर लेते हैं। 13 कम 13, कितना बच गया, 1 और 1
और क्या बने 1, 11 बच गया। 24 में से हम 13 घटाएंगे तो क्या बच गया 11, ऊपर से 7, तो 13 नीमा 117। हमें पता है 13 पे पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो 13 नीमा 117। तो क्या इसके भाज्य गुणनखंड बने? एक अभाज्य गुणनखंड 1729 के क्या बने? 7 गुना 13 गुना 19। अब आपको कहते हैं कि सभी गुणनखंडों को हमने किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना। आरोही मतलब चढ़ता क्रम, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले 7 लिख दिया, फिर 13 और फिर 19। ये हमने व्यवस्थित कर दिया आरोही क्रम में। यहाँ के लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने के बाद भी आगे कुछ कहते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध है तो लिखिए। अब ये गुणनखंड है 7, 13 और 19। अब इनमें क्या संबंध है? 13 में 7 घटाते हैं, 13 में 7 गए कितना आया? 6। 19 में से 13 घटाया कितना आया? 6। तो इन क्रमागत संख्याओं में क्या संबंध है? दो क्रमागत संख्याओं के अंदर हमारे पास इनका जो अंतर है वो 6 का है। तो इन दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है वो 6 का अंतर है। तो हम ये लिखेंगे 7 और 13 का अंतर 6 और 19 और 13 का अंतर 6। तो दो क्रमागत संख्याओं का, इन दो क्रमागत मतलब एक के बाद क्रम से आना, क्रमागत संख्याओं में गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंडों में, क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में 6 का अंतर है। और देखिए वैसे क्रमागत नहीं है, 7 के बाद आपका 11 आना चाहिए, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका 17 आता है, 17 के बाद 19। लेकिन इस क्वेश्चन में जो क्रमागत संख्याएं 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 19 और इनका अंतर 6 का है। तो यही इसमें संबंध है कि क्रमागत संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों में 6 का अंतर है। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमने कराए हैं, ये अच्छी तरह समझ में आ गई हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।